नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कड़ाके की ठंड में ठिठुरा बिहार, कोहरे से थमी आवाजाही की रफ्तार, अभी और गिरेगा पारा, रहिए होशियार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने नकली नोटों की तस्करी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, नकली नोटों के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। और सरकारी जमीन पर प्रतिमा लगाने पर विवाद, अधिकारियों ने दिया हटाने का आदेश। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। देर से ही सही लेकिन मुजफ्फरपुर में शीतलहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रविवार से भगवान सूर्य के दर्शन भी बंद हो गए हैं। वहीं सोमवार सुबह शहर कोहरे की चादर में लिपटा रहा। पूरे दिन सूरज के दर्शन नहीं हुए। अधिकतम तापमान सामान्य 6 डिग्री कम रहने की वजह से लोगों की हड्डियां कांप उठी। पूरे दिन कपकपाती ठंड से बचने के लिए लोग तरह तरह के इंतजार में जुटे रहे। हाड़ कड़पती ठंड से बचने के लिए जिले भर में आग सेकते लोग दिखाई दिए। दरअसल माना जाता है कि 14 जनवरी के बाद तापमान कम होने लगता है, लेकिन रविवार को आकाश साफ होने के साथ ही ठंड ने भी अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया। न सिर्फ रात बल्कि दिन के तापमान में भी गिरावट आ रही है। रविवार को दिन का तापमान सामान्य 22 डिग्री की तुलना में 6 डिग्री कम 16 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। जनवरी में अब तक 3 दिन कोल्ड डे रहा है। इसके लिए 2 जनवरी का दिन तापमान 16.2 और 4 जनवरी 14.6 डिग्री रहा था। दरअसल अब दिन का तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रहे तो उसे कोल्ड डे कहते हैं। न्यूनतम तापमान में कमी आने की वजह से शीतलहर की स्थिति बनती है। बहुत ठंड है, वही हम लोग निकले हैं, काम है, मजबूरी है तो हम लोग निकले हैं, लेकिन ठंड इतना है तो कोई कहने के लिए नहीं। कैसे बचाव रहे, ठंड से कैसे बचाव कर रहे हैं? तो ठंड के आग के सहारा ले रहे हैं, जैकेट पहने हुए हैं, पूरे फूल सहारा ले रहे हैं, काम है, निकलना पड़ता है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने नकली नोटों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इन तस्करों के पास से पुलिस ने 11,50,000 रुपए के नकली नोटों की करेंसी भी बरामद किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नेपाल और बांग्लादेश से उत्तर बिहार में नकली नोटों की खेप पहुंचाई जाती है। इसमें अंतर जिला गिरोह के तस्करों का बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। इसका पर्दाफाश मुजफ्फरपुर पुलिस ने कर दिया है। 11,50,000 रुपए की जाली नोटों के साथ 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें अंतर जिला गिरोह के 3 तस्कर भी शामिल है। ये सभी असम नंबर कार से ही रुपए की खेप लेकर आ रहे थे। इसी दौरान एसएसपी जयंतकांत की टीम को इसके गुप्त सूचना मिली। उन्होंने सरिया एसडीपीओ राजेश शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया। टीम ने मोतीपुर में बल्मी चौक के पास वाहनों की जाँच शुरू की। इसी दौरान असम नंबर कार को आती देख रोककर तलाशी ली गयी। इसमें से 11,50,000 रुपए की जाली नोट बरामद हुए हैं। गिरफ्तार तस्करों की पहचान छपरा जिले के कोपा थाना के चोखड़ा गांव के नीरज सिंह, छपरा अमनौर के मदरौली निवासी राजू सिंह, छपरा अमनौर के फिरोजपुर निवासी आलोक भगत और मुजफ्फरपुर सरिया के बखरा निवासी मोहम्मद असलम के रूप में हुई है। इन सभी से पूछताछ में अहम जानकारी टीम के हाथ लगी है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि तस्करों से पूछताछ में पता लगा कि सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि छपरा, वैशाली और मोतिहारी समेत कई जिलों में इस गिरोह का नेटवर्क सक्रिय है। नकली नोट का कारोबार नेपाल और बांग्लादेश में चलना बताया है। वहीं से बॉर्डर पार कर नोट भारत पहुंचती है, जिसके बाद ये तस्कर इसे मार्केट में खपाते हैं। तस्करों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि असली नोटों के बंडल में छुपाकर आसानी से जाली नोटों का खपा लेते हैं।
छोटी जगहों पर तो कई बार इसी नोट से काम चलाते थे। दुकानदार आसानी से इसे पकड़ नहीं पाते थे। जब अधिक रुपए का काम होता था तब बंडल में इसे छिपा कर रख देते थे, जिससे आसानी से जाली नोट भी चल जाते थे। कभी भी वो लोग इसमें पकड़े नहीं गए थे। ये जाली नोट 500, 200 और 100 रुपए के हैं। दिखने में एकदम असली प्रतीत हो रहे हैं। एक आम आदमी इसे देखकर या छूकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये नकली नोट है। एसएसपी ने कहा कि एक बार तो टीम भी चौंक गई थी जब इसे छूकर देखा गया तो एकदम असली मालूम हुआ, लेकिन जब आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार जब इसकी जांच की गई तब जाली नोट होने का पता लगा। वहीं उन्होंने बताया कि जाली नोट पता लगने से 10-12 तरीके होते हैं। उन्हीं मानकों में से 3-4 तरीकों में यह नोट खरा नहीं उतरा, जिसके बाद सख्ती से पूछताछ की गई। तब इन तस्करों ने स्वीकार किया कि ये जाली नोट है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक नकली नोटों के बड़े माफिया ग्रुप को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है। डीएसपी सरैया राजेश कुमार, एसएचओ मोतीपुर, एसएचओ टाउन और एसएचओ सरैया को ये बात की सूचना मिली कि कुछ क्रिमिनल्स जो कि स्विफ्ट डिजायर जो आसाम नंबर की गाड़ी थी उसके साथ में आ रहे हैं और इनके पास में भारी मात्रा में नकली नोट है। इस मामले में चेकिंग रोड पे चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर को पकड़ा गया। जब इसकी तलाशी ली गई तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 11.5 लाख रुपए जो कि नकली नोट है जिसको बरामद किया गया है। इस प्रकार पुलिस को इस नेटवर्क को जानने में इस नेटवर्क की तलाशी से एक बड़े ग्रुप के बारे में पता लगा है और जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये लोग नेपाल के रास्ते इस नोटों को लाते हैं और ये लोग बांग्लादेश और अन्य राज्यों में भी इस बात को सप्लाई करते हैं। इसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से 2 छपरा के रहने वाले हैं और 2 मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। खपाते कैसे थे सर पैसे को? इन लोगों का एक बड़ा नेटवर्क है। इस मामले में हम लोग लगातार जो है हम लोग को सूचनाएं मिल रही थी। अगस्त महीने में, अगस्त 21 में मोतीपुर थाने में भी इसी से संबंधित एक बड़ी छापेमारी हुई थी, जिसमें कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ा गया था। उन्हीं के इंट्रोगेशन में ये बात आई थी कि नेपाल बॉर्डर से जो है अपराधी इस प्रकार के लगातार नोटों की सप्लाई कर रहे हैं और जिसको ये लोग अमाउंट में छोटे अमाउंट्स में करके मुजफ्फरपुर में, छपरा में और दूसरी जगहों पर इनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का इनका एक नेटवर्क था। इस मामले में जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली उसमें आसाम की एक गाड़ी की तलाशी ली गई जिसमें 11.5 लाख रुपए मिले हैं, जिसमें जो है 500 रुपीज, 200 रुपीज और 100 रुपीज के अमाउंट के नोट हैं, जिसको जो है पुलिस ने पकड़ने में सफलता मिली है। नोट देखने से सर रियल लग रहा है, तो पहचान क्या सर की पता चला कि वो नकली है? इसमें जो नोट के का जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी हम लोग एफएसएल जांच भी करवाएंगे और लेकिन जो 11 या 12 जो पॉइंट्स हैं जो असली नोट्स के होते हैं उसमें ये सारे पैरामीटर्स को चेक किया गया है। उस पैरामीटर्स में कुछ पैरामीटर्स में ये ठीक नोट नहीं हो रहा है, जिससे हम लोग को पता लगा। सर अगर ये मार्केट में जाता है तो लोग इससे कैसे बचेंगे, कैसे उनको समझ में आएगा? ये लगातार आरबीआई की साइड से भी गाइडलाइन और कई जगहों पे कई जो है एडवर्टीजमेंट में इससे संबंधित कई बातें होती हैं, जिसमें 11 या 12 जो भी टोटल नंबर्स है उसमें नोट को पहचानने के कि उसका उभार होना चाहिए, उसमें जो एक थ्रेड पड़ा होता है और दूसरी चीज़ें होती हैं, उसकी क्वालिटी है, उसका वाटर चेक करने का है कि पानी में डालने से उसको गलना नहीं चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की कई चीज़ें हैं जिससे लोगों को पता लग जाता है। लेकिन ये इतने छोटे अमाउंट में रहते हैं कि जो बड़ी गड्डियां हैं उसमें है ये चल जाते हैं, जो इन लोगों ने हम लोग को बताया है। तो इस तरीके से ये लोग नोट का उनका अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसमें ये लोग काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के सभा सकरा रोड में सभा चौक के निकट ग्रामीणों द्वारा स्थापित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल का पुलिस और सीओ ने जायजा लिया। इस दौरान सीओ एवं पुलिस की उपस्थिति में अमीन से स्थल की पैमाइश कराई गई। सीओ संजय कुमार महतो ने बताया कि प्रतिमा सरकारी जमीन पर रखी गई है, इसे यहां से हटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया है। इधर बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित होने पर विभिन्न संगठनों के लोगों ने सराहना की है। प्रतिमा स्थल पर शामियाना लगाकर करीब 50 महिलाएं काम कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि किसी हाल में यहां से प्रतिमा नहीं हटेगी। दूसरी तरफ रविवार को दिन भर प्रतिमा देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। मांग है, शायद सरकार को एक बार याद करना चाहिए कि उनका सरकार भी चलता है तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान से, इस देश भी चलता है तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान से। कुछ भू माफिया लोग इस जमीन को कब्जा करना चाह रहा था और सबसे बड़ी बात है
जहां हम खड़े हैं एक दलित की बहुत बड़ी आबादी है और आस्था से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। हमारे समाज के लोग, दलित, शोषित, वंचित लोग आस्था जताते हुए बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर मूर्ति का स्थापित किया गया है। कुछ माफिया तंत्र के लोग चाहते हैं कि इस मूर्ति को हटा के हम यहाँ पे प्लॉटिंग करके इस जमीन को बेचे और कब्जा करें, जो सदियों से चलते हुए आया है। तो हम सरकार और प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इस पर नियंत्रण लगाया जाए और बाबा साहब की मूर्ति की स्थापित कर दी गई है तो सरकार की जिम्मेवारी है सुरक्षा करना, और आगे जो सरकार का निर्णय होगा उसके साथ हम सरकार से मांग करते हैं फिलहाल यहाँ 144 लगाकर बाबा साहब की रक्षा के लिए। और हमारे जो कुछ लोग हैं जो डरे हुए हैं, जिनको शायद रात को भी आया हुआ था 20-25 लोग मूर्ति उखाड़ने के लिए, उनको भगा दिया गया है। तो अभी तक प्रशासन का कोई पहल नहीं देखने को मिला है। प्रशासन जल्द से जल्द यहाँ पर सुरक्षा मुहैया करवाए। प्रशासन इंतजार कर रही है कि कुछ गलत हो जाए तो हम प्रशासन को कहेंगे अपना नीति और नियत को साफ करते हुए यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था करें और यहाँ पर एक अच्छी लाइब्रेरी हो या सरकार का कोई ऑफिस हो, ऐसा करे कि शोषित वंचित समाज के वर्ग के लोगों की बच्चे आए, पढ़े लिखे और हित अधिकार की बात हो सके और विकास हो सकरा का। इसीलिए हम लोग तैयार हैं कि बाबा साहब की मूर्ति यहाँ स्थापित रहे और ये जितनी भी गवर्नमेंट ज़मीन है वो उस गवर्नमेंट जो है उसको बंदोबस्त, बिहार सरकार की ज़मीन उसे बाउंड्री करके घेर दिया जाए। हमारी बाबा साहब की जो भी प्रतिमा लगी हुई है उसकी सुरक्षा। बाबा साहब की जो मूर्ति लगी है वो मूर्ति के यहाँ पे बिहार सरकार के 26 डिसमिल ज़मीन है, जहाँ पे दर्जनों गांव के ग्रामीणों और महिलाओं के द्वारा बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना की गई है, जिसको मैं सरकार से मांग करती हूँ कि यहाँ पे 26 डिसमिल बिहार सरकार की ज़मीन है वो चिन्हित करके सरकार बाउंड्री वाल कर दे और हमारी बाबा साहब की प्रतिमा है वो स्थापित सुरक्षित रहे और यहाँ पे बाबा साहब के लाइब्रेरी या दलितों की बस्ती बसाई जाए। यहाँ पे क्या डर है, किस लिए आप लोग आज? हम लोग इसलिए डरे हुए हैं यहाँ पे कि कल जब मूर्ति स्थापना की गई थी उसके कुछ देर के बाद माने बाहर से कुछ लोग आ करके धमकी दे रहे थे, मारने पीटने की बात कर रहे थे, बाहर के लोग थे और वो मूर्ति बोल रहे थे कि मन में उठा के फेंक देंगे इन लोग के जाने के बाद। तो हमने इस बात को सुना तो मैं महिलाओं के साथ सुरक्षा में यहाँ पे रात भर रही, जबकि रात में भी कुछ लोग बाइक से भी आए थे और गाड़ी से भी आई थी और मूर्ति को क्षति पहुँचाने की कोशिश की गई थी। तो हमारी बहनों के द्वारा उसे खदेड़ा गया, जिसके बाद से वो नहीं आए हैं। लेकिन दिन में भी कुछ लोग आए थे, रोड पर से कुछ बोल के चले गए थे, क्योंकि हम लोग उस समय 15-20 ही महिला थे तो बोल के जा रहे थे, यहाँ नहीं आए लेकिन रोड पर से बोल रहे थे। तो मैं उनकी बात, रोड पर वाला बात को नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर जैसे ही यहाँ से हम लोग हटेंगे ये मूर्ति को वो लोग तोड़ के फेंक देंगे। इस बार जनवरी में ही बागों में लीची में मंजर आना शुरू हो गया है। निर्धारित समय से 1 माह पूर्व भी बागों में मंजर निकलता देख किसान परेशान हो उठे हैं। 4 जनवरी से लगातार बढ़ते हुए फरवरी माह के बराबर अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तापमान हो जाने से लीची में मंजर आना शुरू हो गया है। तापमान में तेजी से जारी बदलाव के कारण कृषि वैज्ञानिकों ने समय से काफी पहले निकले इन मंजर को बचाना मुश्किल बताया है। जिले में आमतौर पर दिन और रात के तापमान में क्रमशः वृद्धि होने शुरू के बाद फरवरी के मध्य से आम के बाद लीची में मंजर निकलना शुरू होता है, लेकिन इस बार तापमान में अप्रत्याशित रूप से जनवरी के मध्य में ही बढ़ोतरी हो जाने से लीची में मंजर निकलने लगे हैं। शहरी क्षेत्र के साथ जिले के आसपास के कुढ़नी, मुशहरी एवं बोचहा के सफुद्दीनपुर में लीची में मंजर निकल आया है। लीची किसान शंभू पाठक ने बताया कि सुबह पहले मंजर आ जाने से इसका टिकना मुश्किल है। किसान पहले 3 फसल से नुकसान है, लेकिन पिछला फसल में कोरोना से ज्यादा नुकसान हुआ है। किस तरह देख रहे हैं? लीची में मंजर जो आया है बहुत एडवांस मंजर है, इसका टिकना मुश्किल लगता है, ये टिकेगा नहीं तो किसान को नुकसान फिर होगा। हाँ, तो किसान को नुकसान होगा। लीची में मंजर आना चाहिए फरवरी में, वो आगे आ जनवरी मध्य में, तो किसान को जब लीची का मंजर झड़ जाएगा तो नुकसान है।
एक बार और फिर नुकसान, कोरोना से पहले भी किसान डैमेज है और फिर इस बार नहीं, किसान डैमेज तो है पिछले 3 फसल से, लेकिन पिछला फसल में ज़्यादा नुकसान हुआ कोरोना के कारण, और वही हाल लगता है कि इस बार भी हो जाएगा। क्या उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा फसल तो होना नहीं है, फसल नुकसान होगा तो किसान को नुकसान होना है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी कॉलेज कोचिंग संस्थान को बंद करने का निर्देश दिया है, लेकिन मैट्रिक, इंटर समेत कई परीक्षाएं समय पर होंगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी में होने जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर भी गाइडलाइंस जारी किया है। मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राओं को वैक्सीनेशन होने के बाद ही एडमिट कार्ड दिया जाएगा। इसके लिए सभी कॉलेजों में विशेष तैयारी की गई है। ऐसे में परीक्षार्थियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर हमारे सहयोगी आमिर ने छात्राओं से जानने की कोशिश की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोरोना की बढ़ती महामारी को देखते हुए स्कूल, कॉलेज एवं सभी कोचिंगों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में मैट्रिक और इंटर का परीक्षा भी समय से लिया जाएगा, ये घोषणा हो चुका है। छात्रों का क्या तैयारी, इस पर बात करने के लिए कुछ छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। तिथि घोषणा हो गई है, इंटर का एग्जाम होने वाला है और सारे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग्स बंद है। कैसे तैयारी चल रही है और कैसे एग्जाम देंगे? तैयारी तो है, बट उतना भी नहीं बोल सकते हैं कि बेटर है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में जैसा कि जानते ही आप लोग, प्रॉब्लम कितनी सारी आती है। वॉइस से रिलेटेड डाउट्स रह जाते हैं स्टूडेंट्स के पास, वो उस टाइप से प्रिपरेशन नहीं कर पाते जैसे कि वो ऑफलाइन क्लास में करते हैं। सो एग्ज़ाम में जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम एग्ज़ाम को कैसे भी करके पास आउट कर लिए। उसका मतलब कि अच्छे से प्रेजेंस ऑफ वहाँ हम कॉन्फिडेंस के साथ जाए, एग्ज़ाम दे, तो उस टाइप का तो नहीं हो पाएगा। इससे पढ़ाई पे, रिजल्ट पे बहुत सारे इसके इफेक्ट पड़ेंगे। अब इसको कोरोना है तो इसको तो फेस करना ही है, तो इससे बेटर है कि हम लोग घर पे बैठे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसका एक यही जरिया है कि सेल्फ स्टडी से हम काफ़ी कुछ हद तक सही कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन में डिफरेंस भी काफ़ी हो जाता है समझने में, जानने में, तो क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आप लोग? जी, ऑफलाइन के मामले में तो ऑफलाइन तो बेटर है ही, बट ऑनलाइन में हम जो भी मेरे पास डाउट्स रहते हैं उसको हम टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। मेरे पास जो डाउट रह ही जाते हैं। ऊपर से होमवर्क कुछ मिला वो हम रीचेक नहीं करवा सकते हैं सर से, ये प्रॉब्लम। फिर वॉइस प्रॉब्लम, सर कुछ बोल रहे हैं उसको हम सही से हियरिंग नहीं मतलब लर्न नहीं कर पाते हैं एकदम स्टैंडर्ड लेवल से। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हम लोग को फेस करने पड़ते हैं। क्या कुछ कहेंगे? इंटर परीक्षा का समय तिथि घोषित कर दिया गया है और पढ़ाई जो अभी सारे कोचिंग, स्कूल, कॉलेज सभी बंद है, कितना डिफरेंस आएगा पढ़ाई पर? पढ़ाई पर डिफरेंस तो आएगा, लेकिन सरकार ऐसे एग्जामिनेशन के लिए डेट अनाउंसमेंट किए हैं तो पेपर तो होना ही है, टाइम पे हो तो वही सही है। लेकिन अब है कि कोरोना का टाइम है, अब है तो अब इस चीज़ को हमें फेस करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। तो ठीक है, अब थोड़ा रिज़ल्ट में भी थोड़ा रिज़ल्ट थोड़ा ख़राब आ सकता है, लेकिन फिर भी देना है। और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रहा है, तो अब उसी से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी तो कारगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही होता है, लेकिन अभी इंटर के स्टूडेंट होते हैं वो मतलब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, वो ये कोरोना के कारण उन लोग को ऑनलाइन क्लास पहली बार करना पड़ रहा है। और हम लोगों के जो कॉलेज है सो रूरल एरिया से ज़्यादा यहाँ प्रभावित है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन होंगे। तो ऑनलाइन क्लासेज के लिए तो सबसे पहले बात है कि उसे नेट होना चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, तो ये सारे स्टूडेंट के पास है, अवेलेबल नहीं है। तो ऑनलाइन क्लास बहुत सारे स्टूडेंट है जो करने में असमर्थ है, वो नहीं कर पाते हैं। तो एक और सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है कि जिन छात्र छात्राओं का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा उसी को इंटर का जो एडमिट कार्ड है वो दिया जाएगा। कैसे इसको नियम को पालन करवा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? हम लोग महाविद्यालय के जो गेट है उस पे जो हमारे जो गेट कीपर है वो उनका जो भी कोविड-19 का जिनको टीका लगा है उनका देख के उसके बाद ही अंदर उनको इन किया दिए जा रहा है। और जो भी बच्ची जो मास्क पहन के आ रही हैं उसी को अंदर इन करने दिया जा रहा है। उसके बाद ही उनको महाविद्यालय से एडमिट कार्ड या प्रैक्टिकल में जाके वो अपना एग्ज़ाम दे रही हैं। तो और हम लोग क्या करते हैं कि महाविद्यालय के तरफ से सैनिटाइजर वगैरह का भी व्यवस्था किया गया है। जो भी बच्चे हैं उनको सैनिटाइज करके उसके बाद ही उनको प्रैक्टिकल या एडमिट कर दिया जा रहा है। कॉलेज के कर्मियों को सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है और यहाँ की छात्राओं का भी कहना है कि इंटर परीक्षा में इस बार सिर्फ एकमात्र सारा
सेल्फ स्टडी का ही है और ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए उन लोगों ने इंटर का परीक्षा देने का तैयारी कर लिया है और इसके साथ ही वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देखने के साथ ही जो इंटर का एडमिट कार्ड हो वो प्राप्त होगा। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। पूरा देश इन दिनों आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। वहीं भारतीय डाक विभाग ने भी अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 75 लाख पोस्ट कार्ड पीएमओ कार्यालय भेजने का लक्ष्य रखा है और कई स्कूलों में पोस्ट कार्ड का वितरण किया था। वहीं मुजफ्फरपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय में इस महोत्सव के तहत 41 फीट चौड़ा और 27 फीट लंबा एक विशालकाय पोस्ट कार्ड बनाया गया है। इस अनूठे विशाल पोस्ट कार्ड पर अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल के बारे में जानकारी दी गई है। पोस्ट कार्ड निर्माण में स्कूल के कला शिक्षक धीरज कुमार को तकरीबन हफ्ते भर का समय लगा है। बता दें कि इमिशन पेंट, सीमेंट पेंट और फैब्रिक पेंट से इस विशाल पोस्ट कार्ड को बनाया गया है और केंद्रीय विद्यालय के अधिकारी वेबसाइट पर भी यह प्रदर्शित है। प्राचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि आजादी की लड़ाई में गुमनाम सेनानियों के बारे में बच्चों को जानकारी देने की यह पहल है। वहीं कला शिक्षक धीरज कुमार ने बताया कि आज की आधुनिकता भरे दौर में बच्चे पोस्ट कार्ड के बारे में भूल चुके हैं। इस पोस्ट कार्ड निर्माण से बच्चों के दिमाग में इसकी छवि हमेशा रहेगी। साथ ही साथ इस बड़े पोस्ट कार्ड को लेकर लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दावा पेश किया गया है। पहले तो मेरा आइडिया आया कि व्हाट विल बी माय कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग दिस कैंपेन, द 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है देश में, उसके अंतर्गत जो है 75 लाख पोस्ट कार्ड कैंपेन हमारे भारत सरकार द्वारा ये लाया गया है, जो बहुत ही एक अच्छा प्रयास है। जो आजकल के बच्चे हमारे डिजिटली पूरा जुड़ गए हैं, जो इस बात से जानकार नहीं है कि ये पोस्ट कार्ड होता क्या है, तो इस संदेश भी है और एक इसका डायमेंशन भी इतना बड़ा है ताकि बच्चों के दिमाग के ऊपर जो है एक अच्छा इम्पैक्ट कर सके। बहुत दिनों तक इस पोस्ट कार्ड की छवि हमारे बच्चों या ये छवि जहाँ तक भी पहुँची है वहाँ तक ये बहुत दिनों तक रहेगा। तो इस ढंग से मैंने बनाया है इसको कि ये काफ़ी चर्चा का विषय तो नहीं बने, लेकिन ठीक है, दिमाग में एक छवि छूटनी चाहिए। इसमें जो आप बैकुंठ शुक्ल को डाले हैं उनका नाम मतलब क्या लगा, क्या विचार आया कि उनका नाम डालना? चूँकि मैंने उनकी जीवनी पढ़ी और हमारे प्राचार्य महोदय द्वारा भी उसको बताया गया कि ये व्यक्ति का जो योगदान रहा है आज़ादी के लड़ाई में, ये बहुत ही सराहनीय है। तो मैं वो बहुत प्रभावित होकर तब मैंने ये सिलेक्शन किया। 41 फीट चौड़ा है सर और 27 फीट इसकी लंबाई है। अभी तक कोई रिप्लाई वगैरह कहीं से आया इस चीज़ के लिए? हमने लिम्का बुक में हमने ईमेल किया था, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, तो उन्होंने बताया कि अभी इस प्रकार की किसी कैटेगरी को हम इंटर नहीं किए हैं। उनके जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने कहा कि हम इसको फिर से रिव्यू करेंगे और वी विल गेट बैक टू यू सून। ऐसा ही माना जा सकता है कि देश का सबसे बड़ा पोस्ट कार्ड? मैं तो यही दावा करूंगा कि मैंने यही सोचकर बनाया है कि इतने मेरे कला क्षेत्र में मैंने इतना बड़ा पोस्ट कार्ड तो अभी तक नहीं देखा है। एक पोस्ट कार्ड है जो प्रिंटेड है, वो हाँ हस्त निर्मित नहीं है, वो हाथ से नहीं बनाया गया है, वो प्रिंटेड है, लेकिन उसका डायमेंशन बहुत कम है, 8 फीट बाई 3 फीट ऐसा कुछ है, जो बहुत छोटा है। इसको बनाने में करीबन आप 1 हफ्ते का समय समझ सकते हैं कि इसको लगा बनाने में सर। कि हम सब जानते हैं इस बार हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां दिवस मनाने जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें बच्चों को पोस्ट कार्ड लिख करके उनके पास भेजने थे और इसमें डाक विभाग के द्वारा भी पोस्ट कार्ड विद्यालयों में दिए गए और 75 लाख पोस्ट कार्ड का ये कैंपेन था। और इसमें हमने अपने स्थानीय अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल की जीवनी के बारे में हमारे आर्ट शिक्षक ने इसमें लिखा और बिल्कुल एक तरह से हमने वैसे ही जीवंत रूप में पोस्ट कार्ड को इस जगह पे इन्होंने उकेरा, जिससे कि बच्चे जो पोस्ट कार्ड आजकल हम जितना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं उतने इस्तेमाल में नहीं है, उससे भी रूबरू हो सकें। साथ ही अपने जो स्थानीय हमारे जो शहीद हैं उनको भी हम स्मरण कर सकें और उनको भी उनको सम्मान दे सकें, इसकी पहल की गई। और हमारे जैसा कि हमारे आर्ट शिक्षक धीरज कुमार सर ने इसको काफ़ी मेहनत के साथ बच्चों की सहायता से काफ़ी इसमें अपनी तरफ से मेहनत की और बिल्कुल एक तरह से ऐसा एक स्वरूप प्रस्तुत किया जो हम सब के लिए एक सराहनीय प्रयास है हमारे द्वारा। पोस्ट कार्ड बनाए जाने के बाद प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी किस तरीके से आप लोगों ने? नहीं, हमने सीधे तौर पे वहाँ तो नहीं, लेकिन इसकी जानकारी हमने अपने क्षेत्रीय संभाग पटना और केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय दिल्ली को दी
और इसी पोस्ट कार्ड की जो छवि है, जो पोस्ट कार्ड का जो पिक्चर है, वो हमारे विद्यालय मुख्यालय की वेबसाइट की पे इसको परिलक्षित किया गया है। बीकाजी का नमकीन और मिठाई का स्वाद मल्टीनेशनल कंपनियों पर भारी पड़ रहा है। बीकाजी के प्रोडक्ट को आम लोग खूब पसंद कर रहे हैं। बात करें रसगुल्ले की या गुलाब जामुन की या फिर नमकीन की, इन दिनों बीकाजी की सभी प्रोडक्ट मार्केट में धमाल मचा रही है। मुजफ्फरपुर के पंकज मार्केट विधायक आवास के समीप मां विंध्यवासिनी स्टोर में बीकाजी के रसगुल्ला, काला जामुन एवं कई प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। बीकाजी के मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रीब्यूटर प्रिंसू मोदी ने बताया कि शादी विवाह हो या फिर बर्थडे पार्टी, सभी शुभ मौके पर यहां से विशेष छूट पर ऑर्डर लिए जा रहे हैं। प्रोडक्ट में भुजिया, मिक्सचर, नमकीन, सोनपापड़ी, काजू बर्फी, लड्डू, बेसन लड्डू और ख़ास करके शादी ब्याह या किसी भी फंक्शन के अवसर पर 18 केजी टीन है 300 पीस में और गुलाब जामुन है 250 पीस में, जो काफ़ी सस्ता रेट पड़ता है और एक बार बनाने में कोई परेशानी आपको झेलना नहीं पड़ेगा। सीधा अपना ले जाइए और उसको यूज कीजिए। इसके अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट रखे बीकाजी में? बीकाजी में भुजिया, मिक्सचर ये सब तो है ही टोटल, और सोनपापड़ी है, 1.25 किलो में मिठाई है, जो आप घर में जब भी यूज हो 20 पीस आता है, ले जाके यूज कर सकते हैं। इससे बाहर के आइटम में और बीकाजी में क्या फ़र्क देखते हैं, क्या बताएंगे दर्शकों को? क्वालिटी के मामला में ए ग्रेड है। सबसे बड़ा चीज़ है कि गाय के दूध का बना हुआ है प्रोडक्ट, और सोनपापड़ी हो, चाहे काजू बर्फी हो, चाहे बेसन लड्डू हो, सब पैकिंग में उपलब्ध है। दुकान का क्या लोकेशन है? मैं पंकज मार्केट रोड में नियर जो MLA हाउस के जस्ट बगल में। जिले में लगातार ठंड बढ़ रही है, जिसको देखते हुए सोमवार को एक प्रयास मंच की ओर से बहलखाना रोड स्थित मंच के कार्यालय में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल और कोरोना से बचाव के लिए मास्क का वितरण किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि एक तरफ लोग कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फिर से कोरोना संक्रमण आ गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा गरीब, जरूरतमंद, दिव्यांग, बुजुर्ग लोगों को सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए मंच के द्वारा एक प्रयास किया गया है। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुराने गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में जरूरतमंद लोगों के बीच मास्क और कंबल वितरण किया गया, जहां एक तरफ लोग कड़ाके की ठंड का सामना कर ही रहे थे, वही दूसरी तरफ फिर से कोरोना संक्रमण के कारण लोगों को ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में गरीब, ज़रूरतमंद, दिव्यांग लोग के सबसे ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए मंच के द्वारा एक प्रयास किया गया, जिसमें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क और कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरण किया गया है। साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से यह अपील करता हूं कि आप लोग के भी आसपास ऐसे लोग हैं, उन्हें मदद करें ताकि इस कोरोना संक्रमण से बचाव हो और कड़ाके की ठंड से राहत मिल सके। दुबई की मशहूर मेकअप आर्टिस्ट स्वाति वर्मा द्वारा आयोजित मास्टर कोर्स 2022 मेकअप आर्टिस्ट ज्योति गुप्ता ने भाग लिया और श्वेता गौर एकेडमी मास्टर कोर्स 2021 में दूसरा स्थान पाया। इस खुशी के मौके पर ज्योति गुप्ता की ओर से युवा क्रांति रोटरी बैंक के माध्यम से ठंड से बचाव के लिए गरीब और जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़े और भोजन का वितरण किया गया। ज्योति गुप्ता ने कहा कि इस तरह के कार्यों में सभी लोगों को आगे आना चाहिए। जिंदगी के कुछ पल जरूरतमंदों के लिए भी निकालना बहुत जरूरी होता है, जिससे उनके चेहरे पर खुशी मिले। मौके पर संस्थापक इंजीनियर विजय राय, अभिषेक अग्रहरी सहित कई लोग मौजूद रहे। साहू पोखर पूजा समिति की ओर से मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अवसर पर साहू पोखर पर गंगा आरती की गई। इसके पूर्व पंडित अजय झा और नीरज झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना कराई। तदुपरांत धूप और दीप से आरती की गई। पूजा के समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने बताया कि आरती के माध्यम से श्रद्धालु ने अपने आसपास के नदी, तालाब, कुआं और पोखर को मां गंगा का स्वरूप मानकर सफाई रखने का प्रण लिया है। कहा कि जिस प्रकार से अपने घर के पानी की टंकी का सफाई का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से अन्य जल स्रोत का भी ध्यान रखें। मौके पर पंडित राकेश तिवारी, पंडित रमन मिश्रा सहित कई लोग मौजूद रहे। हर महीने के पूर्णिमा के दिन होने वाली आरती को लेकर साहू पोखर पर आज विधिवत मां गंगा का पूजा अर्चना कर गंगा आरती की गई। साथ ही लोगों ने यह प्रण लिया कि साहू पोखर के सहित
अगल बगल जितने भी पास के पोखर है, तालाब है, उनको भी साफ हम सब रखेंगे। और आपके माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से, जल है तो ही हम हैं, इस नारा के साथ हम सब यहाँ हर महीने आरती करते हैं। इसके तहत यह गंगा आरती की गई। आज की खबरों का सिलसिला यहीं होता है खत्म। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार।